नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, हम ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट के जो सेट हैं वो शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी साथियों के मैसेज आ रहे थे कि आप ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट कराइए। तो जितने भी ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट आपके मार्केट में हैं, आप खरीदना कोई नहीं, मैं सारे यहाँ कराने वाला हूँ और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आज हम शुरू करेंगे आपके घटना चक्र कनिष्क सहायक का जो प्रीवियस जो आपके प्रैक्टिस सेट है, 10 सेट हैं इसमें। ये हम करेंगे 10 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और अपनी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से करिए आप, क्योंकि 5512 बहुत ही अच्छा मौका है, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपना आज का ये सेशन। आज हम शुरुआत करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट से, है ना। कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट में बताइए, और आपके कितने प्रश्न सही हुए आप बताना। इसमें पूरे 100 प्रश्न कराऊंगा मैं, है ना। हो सकता है थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए, लेकिन कंप्लीट कराऊंगा। आप कंप्लीट कीजिए, आप प्रश्न कीजिए, आप पॉज करके वीडियो उनको सॉल्व करके फिर उसका आंसर मैच करिए, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। 10 दिन के अंदर मेरे को ये फिनिश करना है। उसके बाद मैं यूथ का भी कराऊंगा, है ना, और भी जितने मार्केट में जितने भी ऑफलाइन हैं उनको सारों को यहाँ पर डिस्कस कराने वाला हूँ। चलिए तो शुरू कर देते हैं। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। अब पहला जो सेक्शन है वो है हमारा हिंदी का सेक्शन है। हिंदी के सेक्शन को देख लेते हैं। इसकी थोड़ी कम कर ले रहे हैं, और कम, चलिए अब सही है। पहला प्रश्न बताइए, इसका उत्तर क्या होगा। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। पहली है आर्य भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है देव भाषा परिवार, और चौथा है भारोपीय भाषा परिवार। तो सही विकल्प इसमें बताइए कौन सा होगा। इसमें जो सही विकल्प है कि कन्नड़ का संबंध किससे है, द्रविड़ भाषा परिवार से है, द्रविड़ भाषा परिवार से है, ठीक है। अन्य भाषाएं हैं जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, है ना, मतलब कन्नड़ जो और द्रविड़ भाषा परिवार की और भाषाएं हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है तमिल है, थोड़ा और कम करना पड़ेगा, तमिल है, तेलुगु है, ठीक है, मलयालम है। ये द्रविड़ भाषा की, द्रविड़ परिवार की अन्य भाषाएं हैं। कन्नड़ का संबंध कहाँ से है, ये है भाई साहब कर्नाटक से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है। खड़ी बोली, अवधी, ब्रज बोली या बहोली बोली में। बताइए क्या उसका सही उत्तर क्या है। तो कृष्णायन है वो लिखी किसने है, ये लिखी है द्वारिका प्रसाद मिश्र ने। किसने लिखी है, द्वारिका प्रसाद मिश्र जी ने इसको लिखा हुआ है, और ये अवधी भाषा में लिखी गई है। किसमें है, ये अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। जो हमारे जो द्वारका प्रसाद मिश्र थे, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे, पत्रकार थे, नेता थे, और मध्य प्रदेश के ये मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। असहयोग आंदोलन में जेल भी गए थे। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शब्द, मात्रा, वर्ड या कोई नहीं। तो भाषा की जो सबसे छोटी या मूल इकाई है वो है आपकी वर्ड है, ठीक है। वर्ड सबसे छोटी इकाई है। अगला है निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प या चौथा विकल्प। तो अनुनासिक का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अनुनासिक का प्रयोग हुआ है आपका विकल्प सी में, चांद और सांस में, ठीक है। अनुनासिक क्या होती है, नाक से श्वास निकलती है ना, और मुख से ज़्यादा निकलती है। चांद, है ना, मतलब श्वास की वजह से इसको हमने दो भागों में बांटा हुआ है। क्या क्या, एक तो होता है आपकी अनुनासिक ध्वनियाँ, अनुनासिक, और एक होता है अनुस्वार, ठीक है। अनुनासिक ये जो आपकी चंद्र बिंदु है इसको अनुस्वार कहते हैं, और अनुस्वार ऊपर केवल एक बिंदु होती है, ये अनुस्वार हो गया, है ना। नाक से श्वास इसमें कम निकलती है, इसमें कम निकलती है, इसमें ज़्यादा निकलती है, और मुंह से इसमें ज़्यादा निकलती है और इसमें कम निकलती है, ठीक है। तो अनुनासिक में, चांद में जो नाक से श्वास कम निकलेगी और मुंह से क्या होगी, ज़्यादा निकलेगी। ये क्या है आपके, ये अनुस्वार है ऊपर वाला। 5वां प्रश्न है साथियों, ये जो दिया है ई, ची, चा, छा, जा, झा, यहाँ शब्द का उच्चारण किससे होता है। कंठ से, मूर्धन्य से, तालव्य से या ओष्ठ से। तो इसका जो सही विकल्प है, इसका उच्चारण तालु और जीभ के स्पर्श से होता है, यानी तालव्य से होता है ना। तालु को अगर जीभ ने स्पर्श कर लिया तालव्य कहते हैं। तो यचु ईशानाम तालव्य, इसका एक सूत्र भी है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये पेपर में कई बार आया है। यहाँ का उच्चारण कहाँ से होता है, इसका उच्चारण होता है तालु से, ठीक है। बाकी तो ये तो ज़्यादातर पता ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। निम्न में से संज्ञा शब्द है, बताइए यह जीना, पहाड़ या पुराना। तो संज्ञा शब्द कौन सा है, तो इनमें संज्ञा शब्द है आपका पहाड़, सही विकल्प है आपका पहाड़।
7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठास, चमड़ा या ठंड। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा शब्द है इसमें बताइए। तो इसमें आपका द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें है चमड़ा। चमड़ा क्या है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। सभी को ईश्वर की करनी चाहिए, भक्ति, शक्ति, देखरेख या अग्नि। तो इसमें बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा सभी को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। 9वां प्रश्न है, जाति शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? जातियाँ, जातियाँ, जातियों या जाति। तो जाति शब्द का बहुवचन रूप होगा, वो होगा जातियाँ। क्या होगा? जातियाँ। ये सही है। अगला प्रश्न है 10वां, उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है। संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक। तो उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है, वो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। निश्चयवाचक, संबंधवाचक, उत्तम पुरुष या निजवाचक। तो इस 11वां प्रश्न का जो आंसर होगा साथियों, बताओ क्या होगा? इसका आंसर होगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्योंकि किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जा रहा है ना, कि जिसको हमने बुलाया वह आया। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? चौड़ा, दर्जन, 10 मीटर कपड़ा या ताजगी। तो संख्या को दर्शाता है विशेषण, वो है 10 मीटर कपड़ा, संख्या को दर्शाने वाला विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ रुख कर लेते हैं। प्रश्न संख्या आपका 13, मीरा जोर से हंसी। यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? अकर्मक, प्रेरणार्थक, दुष्कर्मक या सकर्मक। तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा वो है आपका अकर्मक। अकर्मक क्रिया का उदाहरण है मीरा जोर से हंसी। 14वां प्रश्न है, सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गईं। इसमें करता है डाक, भेजी गईं, सभी या चिट्ठियां। तो इसमें जो करता होगा उसका रूप होगा आपका चिट्ठियां। चिट्ठियां करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। मैं जाता हूँ, राम घर गया था, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा। तो भूतकाल का उदाहरण है वो आपका विकल्प बी, राम घर गया था। 16वां प्रश्न है, कौन सा पद विकृत नहीं होता? संज्ञा, अव्यय, विशेषण और क्रिया। तो विकृत यानी जिसमें बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो वो है आपका अव्यय, है ना। अव्यय क्या है? आपका अविकारी शब्द है। क्या है? अविकारी। इसमें आपका परिवर्तन नहीं हो सकता, है ना। बाकी ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये आपके विकारी शब्द हैं। इसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारण आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न हो सकता है और अव्यय में नहीं हो सकता। आहेर शब्द का तत्सम शब्द है अरहर, अहीर, अषाढ़ या आखेट। तो आहेर शब्द का जो तत्सम शब्द है वो है आखेट। कई पेपर में पूछा गया है, क्या है? आखेट। ठीक है। 18वां प्रश्न है, अनि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वादिष्ट, दुष्ट, सेना या सेतु। तो अनि शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होगा साथियों वो होगा सेना। सेना, फौज, दल, दस्ता, कटक, है ना। कटक, कटक भी सेना का पर्यायवाची है। ठीक है। दुष्ट का क्या हो सकता है? खल, खल, है ना। स्वादिष्ट का जायकादार, सेतु का पुल, पुल। 19वां प्रश्न है, अधोलिखित में अविज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अविज्ञ का अनविज्ञ होगा, विज्ञ होगा, व्याज्ञ अनविज्ञ होगा। तो अविज्ञ का विलोम शब्द होगा आपका अनविज्ञ, अनविज्ञ, है ना। अज्ञ का विलोम विज्ञ तथा प्रज्ञ होता है। अज्ञ का विलोम क्या होता है? अज्ञ का होगा विज्ञ यानी जानने वाला, या प्रज्ञ। ये प्रश्न पेपर में बहुत पूछा है। ठीक है, अज्ञ का विलोम विज्ञ होगा या फिर प्रज्ञ होगा। और 20वां प्रश्न है, जो दिखाई न दे इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। अदृश्य, अमर, निष्प्राण या नेत्रहीन। तो जो दिखाई न दे उसके लिए एक शब्द है, उसका नाम वो है आपका अदृश्य। अदृश्य। अमर क्या है? जो कभी न मरने वाला हो। ठीक है। निष्प्राण, निष्प्राण आपका जो जिसको जिसके जो कभी, सॉरी एक सेकंड, ये ऊपर नीचे हो रहा है। निष्प्राण जिसमें प्राण ना हो, और नेत्रहीन जिसके नेत्र ना हो, यानी जो देख ना सके। 21वां प्रश्न है, अंग अंग फूले न समाना। मुहावरे का सही अर्थ है गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना या बीमार होना। तो अंग अंग फूले न समाना इसका सबको पता है, बहुत आनंदित होना।
22वां है आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का सही अर्थ है गुड़ के विरुद्ध नाम का होना, किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना, मूर्ख धनवान या डींग हाँकना। तो 22वें का जो आपका सही विकल्प है वो है आपका मूर्ख धनवान। क्या है? मूर्ख धनवान। 23वां है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो वह है, वहिर है, वह है या फिर बहिस है। तो बहिर्मुखी शब्द में जो उपसर्ग है वो है आपका वहिर। क्या है? वहिर। आपका वहिर उपसर्ग है। ठीक है, वहिर। नेक्स्ट है प्रत्यय क्या होता है? शब्दांश, वाक्यांश, पद्यांश या पद्यांश। तो प्रत्यय आपका होता है आपका शब्दांश। प्रत्यय क्या होता है आपका? प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं जिससे उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न हो जाती है। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता। 25वां है संधि का कौन सा युग्म गलत है? अनुदित, अनुधन, उदित बिल्कुल सही है। अवनींद्र, अवनी धन इंद्र सही है। श्रद्धानंद, श्रद्ध प्लस आनंद ये बिल्कुल गलत है। भूदार, भू प्लस उद्धार तो आपका गलत कौन सा है? सी गलत है। ठीक है, सी गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक युग्म नहीं है? बेमिसाल, द्वंद्व समास, कर्महीन तत्पुरुष समास, चतुरानन अव्ययभावी समास। नेक्स्ट है दुरात्मा द्विगु समास। तो कौन सा युग्म सही है? सही पूछा है इसमें। ठीक है, तो बेमिसाल द्वंद्व समास नहीं, कर्महीन तत्पुरुष समास। आपका जो सही है कर्म से हीन तत्पुरुष, कर्म से हीन, ठीक है, तत्पुरुष समास आप इसमें सही है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 27वां है इनमें से त्रुटि वाक्य नहीं है। अच्छा ये बता दें कौन कौन से किस किस में समास है। देखो बेमिसाल में है आपका अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। कर्महीन तत्पुरुष है। चतुरानन में आपका है बहुब्रीहि, बहुब्रीहि है। और दुरात्मा में है आपका कर्मधारा है, कर्मधारय समास। 27वां प्रश्न है इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य नहीं है। बताइए। पहला है एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। गीत की एक गीत में क्या पुस्तक होगी? गीतों की पुस्तक एक ला दो, ये भी गलत है। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए तो यही सही लग रहा है ना, एक गीतों की पुस्तक यही सही है आपका। 28वां है किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव। तो इसका सही विकल्प होगा स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था को क्या कहते हैं? रस कहा जाता है। 29वां प्रश्न है हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? 2, 4, 5 या 3। बताओ इसका उत्तर क्या होगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? एक तो है आपका आदिकाल, फिर है आपका भक्तिकाल, फिर है आपका रीतिकाल और फिर है आपका आधुनिक काल। ठीक है, ये 4 हो गए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, बाणभट्ट ने कादंबरी लिखी है, बिल्कुल सही है। बादशाह ने कामसूत्र लिखा है, बिल्कुल सही है। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान लिखा है, बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा युग्म गलत है? आपका बी बिल्कुल गलत है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने लोकायतन नहीं लिखी है। तो लोकायतन किसने लिखी है? ये लिखी है हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी ने, सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है। ठीक है, लोकायतन। जयशंकर प्रसाद की जो चर्चित रचना है उसका नाम है कामायनी। क्या है? कामायनी। नेक्स्ट, ये 30 प्रश्न हो गए आपके हिंदी के कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं हम रीजनिंग के प्रश्नों की, है ना। चलिए 31वां प्रश्न है बताइए इसमें लुप्त संख्या को चुनिए। तो इसमें मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत समय लगेगा। इसको मैं आंसर बता दूंगा, आप बताना। ठीक है, तो इसमें 31 का जो आंसर होगा वो होगा 114। ठीक है, 114, 3 का अंतर है ना। और 32 का जो उत्तर होगा साथियों, 32 का उत्तर होगा, बताओ क्या होगा? वो होगा आपका 10। ठीक है, 33 में का उत्तर आपका है, इसमें असंगत संख्या का युग्म चयन करना है। तो 33 में का जो उत्तर है वो है आपका विकल्प सी। ठीक है, आप कहोगे तो मैं इसको छोड़ भी दूंगा, है ना, क्यों? आपको केवल आंसर मैच करना है तो आप कर लेना। और 34 में का विकल्प आपका ए, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा ऐसे कराने में। अब आप कहोगे तो मैं करा भी दूंगा, है ना। अब कमेंट में बताना तो मैं इसका सोल्यूशन भी करा दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे कराने में। आप देख लोगे तो करा देंगे, क्या दिक्कत है। 35 में का जो आंसर है उसका है आपका TILFP, बी विकल्प बिल्कुल सही है। 36 में का आंसर है, 36 में का आंसर है विकल्प बी। 37 में का आंसर है आपका 37। इसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका 10 + 10√2 सी, सॉरी 10 ए।
38 में का आंसर है, इसमें पेन की संख्या पूछी है ना, तो इसका होगा 25। 39 में का आंसर है 39 में का आंसर हो जाएगा आपका, अब देख लेते हैं, 39 में का आंसर हो जाएगा निष्कर्ष 3 और 4 अनुसरण करते हैं, पहला विकल्प सही हो जाएगा। 39 के बाद 40वां प्रश्न है, इसमें आपका विकल्प डी सही है। 41वां प्रश्न है, 41वां प्रश्न का आंसर आपका डी सही है। 40वां प्रश्न है, सॉरी 41 में का आपका आंसर है आपका 69 सही है। 42 में का आंसर आपका हो जाएगा साथियों, आपका हो जाएगा 220 रुपये, बिल्कुल सही आंसर है। और 43 में का आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी, विकल्प बी। 43 में का आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी। 44 में का आंसर आपका हो जाएगा साथियों, 44 में का आंसर हो जाएगा विकल्प डी। और अंतिम रीजनिंग का प्रश्न है 45वां, इसका आंसर आपका हो जाएगा 11। ठीक है, अब आते हैं हम जीएस के प्रश्नों पर। राजगृह किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी? अवंती, कौशल, कुरु या मगध? तो राजगृह वर्तमान में जिसको राजगीर का कहते हैं, ठीक है, यह पहले किसकी राजधानी थी? मगध की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? मगध की राजधानी थी। मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक जो माने जाते हैं वो बिंबिसार हैं। बिंबिसार ने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। 47 प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है सोमनाथ मंदिर, सौराष्ट्र मंदिर, जगन्नाथ मंदिर या फिर सूर्य मंदिर कोणार्क? तो आपका जो ब्लैक पैगोडा से जाना जाता है वो आपके हैं सूर्य मंदिर कोणार्क। 48 प्रश्न है, मैडम भीकाजी कामा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है, मैडम भीकाजी कामा को जाना जाता है। 49 है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए? ज्योतिबा फूले, अली बंधु, चित्तरंजन दास या भीमराव अंबेडकर? तो पूना समझौता हुआ था आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इस पर गांधी जी के समर्थक थे उन्होंने, और अंबेडकर जी के हस्ताक्षर हुए थे। गांधी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। 50वां है, केंद्रीय सूचना और अन्वेषण ब्यूरो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, संवर्ती सूची, अंतरिक्ष सूची, राज्य सूची? तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो संघ सूची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संघ सूची के अंतर्गत आता है। 51वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 63? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में ये लिखा हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। 52 है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और नेपाल? तो भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है, वो करता है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश का कितनी सीमा है? 4096.7 किलोमीटर। 53 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम तट बंदरगाह का उदाहरण है? तूतीकोरिन बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह या विशाखापट्टनम बंदरगाह? तो तूतीकोरिन बंदरगाह है आपका, ये तमिलनाडु में स्थित है, ये आपका पूर्वी तट पर है। पारादीप बंदरगाह आपका उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है ना। तो आपका मुंबई बंदरगाह ही आपका क्या है? पश्चिम तटीय बंदरगाह है, पश्चिमी तट पर स्थित है। 54 प्रश्न है, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली, सोनीपत, चंडीगढ़ या मुंबई? तो भारत का पहला संविधान संग्रहालय एक यूनिवर्सिटी है, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत। कहाँ पर है ये? सोनीपत में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर जो संविधान सभा के सदस्य थे कितने? 300, उन सबकी प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। 55 प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ पर आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क, बाकू, पेरिस, रियो जी जेनेरियो? तो ये आपका बाकू अजरबैजान, ये कहाँ पर है? अजरबैजान, वहाँ पर ये हुआ था। इसका अगला सम्मेलन कहाँ होगा? कोप 30 कहाँ होगा? ये होगा साथियों ब्राज़ील में। कहाँ होगा? ब्राज़ील में। 56 प्रश्न है, कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोयल, काबिनी, अर्कावती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं? पेरियार, साबरमती, ब्राह्मणी या कावेरी? तो कर्नाटक के पश्चिमी घाट श्रृंखला से निकलती है और जिसकी
नोयर, काबिनी, अर्कावती, अमरावती जो सहायक नदियाँ हैं उसका नाम है, उस नदी का नाम है आपकी कौन है, कावेरी। ये निकलती है कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर, कलेरू, चिल्का या बेमनाड। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आपकी वो है जम्मू कश्मीर में, कौन सी, बुलर झील, ठीक है, बुलर झील। चिल्का झील कहाँ है, ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, ठीक है। बेमनाड कहाँ है, ये केरल में है, बेमनाड कहाँ है, ये केरल में है। और आपकी कोलेरू झील है साथियों आंध्रा में, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है 58, वृक्ष और झाड़ियों की खेती कहलाती है अर्बोरिकल्चर, एबीकल्चर, एपीकल्चर या विटीकल्चर। तो वृक्ष और झाड़ियों की खेती कहलाती है आपकी अर्बोरिकल्चर, क्या कहलाती है, अर्बोरिकल्चर कहलाती है। 59 प्रश्न है, जब आप तेज रोशनी वाले कमरे में आते हैं तो आप बंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते। पहला है कार्निया सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देती है, उसमें आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर पाता है। दूसरा है कचाव द्रव पुतली को फैलाता है जिसमें आंख से कम प्रकाश प्रवेश कर पाता है। तीसरा है परतारिका सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देती है जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर पाता है। चौथा है परतारिका अभिनेत्र लेंस को फैलाती है जिसमें आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर पाता है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, तो जब आप कमरे में रोशनी घुसते हैं तो एकदम आंख आपकी सिकुड़ जाती है, यानी परतारिका सिकुड़कर पुतली को छुड़ा देती है जिससे आंख में कम प्रकाश प्रवेश कर पाता है। सेरिकल्चर कहा जाता है अंगूर की खेती, मत्स्य पालन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, फलों का उगना। तो सेरिकल्चर कहलाता है रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता ईस्ट, शैवाल, कवक या जीवाणु। 61 प्रश्न है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जीवाणु नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपकी कैसी कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका है। ये कैसी है आपकी, यूकैरियोटिक कोशिका है और इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण फैलता है बताइए, क्यूलेस, एनाफ्लीस, एडीज या मैंसोनिया। तो चिकनगुनिया एक वायरस रोग है जो एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसमें तीव्र ज्वर, धड़कन, हाथ पैर चकते पड़ जाते हैं, शरीर और आंख में बहुत तेज दर्द होता है। 69 प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे में क्या तात्पर्य है। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा या चौथा विकल्प। तो अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से तात्पर्य है सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे आपके प्राथमिक क्षेत्र हो गए, खनन क्षेत्र हो गए, द्वितीय क्षेत्र हो गए, इसमें और तृतीय क्षेत्र में व्यापार हो गया है ना, सेवाएं हो गई, उसमें योगदान से है, ठीक है। तो जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान से है अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक ढांचे से तात्पर्य। 64 प्रश्न है, बताइए सही विकल्प क्या होगा, आप पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, है ना। तो इसमें साथियों जो सही विकल्प होगा 64 का वो होगा सी, हरित क्रांति के कारण शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास में वृद्धि हुई है। कौन सा देश 2031 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। पहला विकल्प भारत और बांग्लादेश, या फिर इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें सबसे सही विकल्प है आपका, वो विकल्प है आपका ए, भारत और बांग्लादेश 2031 विश्व कप की मेजबानी करने वाला है। साथियों इतने ही प्रश्न थे जीएस के, है ना। अब ये जो प्रश्न है उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा, है ना, मतलब काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा, आप दोनों को एक साथ यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर के, यानी एक में तो आपके में जीएस प्लस हिंदी प्लस रीजन दे दिया करूँगा और दूसरे पार्ट में उसी पेपर का कंप्यूटर प्लस यूपी स्पेशल दे दिया करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।